अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मुस्लिम पाकिस्तानी हूँ और मेरी बात सुनो। मैंने पूरे सुकून से कहा, जो हुआ सब नादानिस्तगी में हुआ था। मुझे इसका कोई इल्म ना था। बाद में जमीला जोबरानी का मेरे बारे में अखबारात में तबसरा और रिपोर्टिंग शाया हुई तो मुझे पता चला। मुझे इसका सख्त पछतावा है। मैं इसलिए उनसे मिलने आया था ताकि अपनी इस भयानक गलती का अजाला कर पाऊँ। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे काली लहर से लेकर सहराई औकाब के अल्बर्ट रमंडो, शरोपा कबीले और आखिर में ब्लैक कैट्स और रेड फॉक्स के बारे में भी बता दिया। साथ ही ज़ैगान के मुतल्लिक भी, जिस रज़ील ने मतलब निकलते ही मुझे और फौजिया को एक जंगली वीराने में हलाक करने की मज़मूम कोशिश भी की थी। मैंने देखा पल के पल मायरा मांझी के चेहरे का नक्शा बदलने लगा। वो जैसे मेरी सारी कथा सुनकर दम बखुद सी हो गई। उसे गुमसुम देखकर मैंने कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी और जगह बैठकर गुफ्तगू। अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक एक खटके से हम दोनों चौंक पड़े और मेरी बात अधूरी रह गई। मायरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया और लपक कर एक तारीक कोने में जा दुबका। साथ ही मायरा को भी किसी कोने में दुबक जाने का इशारा किया। हाल कमरे में हम दोनों ही एक बड़े से डिवाइडर के दाएं बाएं कोनों के अकब में चले गए। इस तरह के आने वालों पर निगाह भी रख सकते थे। हाल में रोशनी हो रही थी, जो हमने ही की थी। आने वाले दो थे और वो स्याह चुस्त लिबासों में मलबूस थे। मेरी नज़रें उन पर जमी रहीं। मान ही मेरा दिल यकबारगी ज़ोर से धड़का। स्याह पोशी में होने के बावजूद मैं उनकी हरकत व सकनात से उन्हें पहचान गया था। मुझे उन दोनों पर बम्बल दास और सुरीता का शुबा हुआ था। वही स्याह लिबास और वही चाल ढाल, जिसका नज़ारा मैं पीली घाट में काली लहर वालों के ठिकाने पर कर चुका था। अगर ये दोनों वही थे तो मुझे इस पर उलझन अमेज हैरत सी हुई कि ये लोग अब यहाँ क्या करने आए थे, क्योंकि मेरा ही नहीं मायरा मांझी का भी यही ख्याल था कि जमीला जोबरानी को इस बेदर्दी से हलाक करने वाले यही लोग हो सकते थे। लेकिन फिर इनकी दोबारा यहाँ आमद का क्या मामला था? वजह बहुत पुरस्रार थी। देख लो बॉस, सब कुछ वैसा ही तो है जैसा कि ज़ेगान ने बताया था। चीफ ने खामखा ही हमें तस्दीक के लिए भेजा। मेरा ख्याल है निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि पुलिस यहाँ आन टपके। ये एक स्याहपोश की आवाज़ थी, एक नस्वानी आवाज़। ये सुरीता थी। मुझे ज़रा देर न लगी थी उसे पहचानने में, और उसने जिसे बॉस कहा था वो बम्बलदास के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। खामोश रहो, जो हुक्म मिला है वो हमें बहरहाल पूरा करना है। बम्बल दास की गंभीर आवाज़ उभरी। चीफ का मकसद ये था कि हो सकता है रेड फॉक्स वो डायरी तलाशने में नाकाम रही हो, तो ज़रूरी नहीं हम भी नाकाम हों। चलो तुरंत उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो दोनों इधर उधर कमरों में घुसकर डायरी तलाश करने लगे। मेरे जहन में धमाका हुआ। अव्वल तो इस बात की तस्दीक हो गई थी कि जमीला जोबरानी को हलाक करने वाले रेड फॉक्स के लोग थे, जिनमें ज़ेगान शामिल था। मुझे अभी तक उनका पूरी तरह इदराक ना हो सका था कि आखिर रेड फॉक्स और ब्लैक कैट्स किन के लिए काम कर रही थीं। नामों से तो अब तक बम्बलदास, सुरीता, चेतन, नौतन वगैरह जो हलाक हो चुका था से मेरा अंदाज़ा यही था कि वो इंडियन सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक हैं। लेकिन रेड फॉक्स, जिसका एक रुकन ज़ेगान ही अब तक सामने आ सका था, उसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा ना हो सका था कि ये आखिर किस मुल्क की इंटेलिजेंस है। डायरी का उकदा खुला था कि वो यकीनन एक अहम दस्तावेज़ थी, जो खुशकिस्मती से मायरा मांझी ने पहले ही उड़ा ली थी और वो अब मेरे कब्ज़े में थी। बेसूद नहीं मिली। चीफ का ख्याल दुरुस्त है, इसे रेड फॉक्स के ही किसी कारिंदे ने उड़ा लिया है। वो दोनों अपनी तलाश से नाकाम होने के बाद दोबारा कमरे में आ गए। सुरीता ने यह तबसरा किया था। बदगुमानी अच्छी नहीं सुरीता, वो हमारे हलीफ हैं। हमारा और उनका मकसद मुश्तरका है। बम्बल दास ने कहा, यहूदी धोखे और फरेब में किसी दोस्ती और एहसान का ख्याल नहीं रखते। उन्हें सिर्फ अपना मकसद अजीज होता है और बस। सुरीता ना मानी। उसका लहजा जहरीला हो रहा था। वरना जमीला जोबरानी को ज़ेगान और उसके साथी इस कदर बेदर्दी से क्यों हलाक करते? वो डायरी बहुत अहम थी बॉस। उसे जमीला के कब्ज़े से हासिल किए बगैर ज़ेगान उसे हरगिज़ हलाक नहीं करता। ये भी तो हो सकता है कि ज़ेगान के तशद्दुद के सबब जमीला हलाक हो गई हो और वो नाकाम चला गया हो, बम्बल दास बोला। इसके बाद वो दोनों पलट गए।
सुरीता की ज़ुबानी ये सुनते ही मेरे अंदर ज़ेगान और उसके साथियों के लिए नफ़रत का लावा सा सुलग उठा। यहूदी का ज़िक्र सुरीता की ज़ुबानी सुनते ही बिलाखिर रेड फ़ॉक्स का भी उक़्दा आज मेरे सामने आश्कार हो गया। तो गोया ज़ेगान यानी रेड फ़ॉक्स एक इसराइली इंटेलिजेंस थी। साथ ही मुझे इस हकीकत का भी अंदाज़ा हो चला था कि ज़ेगान को क्यों मेरे मुसलमान होने पर इस कदर नफ़रत हुई थी और उसने मुझे और फ़ौज़िया को फ़ौरन ही ठिकाने लगाने की कोशिश भी की थी। उन दोनों के जाते ही मैं और मायरा आमने-सामने थे। वो डायरी तुम्हारे पास ही है ना? मायरा ने जल्दी से पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही मायरा ने मुझे यहाँ से निकलने का मशवरा दिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों एयरपोर्ट के करीब वाक़ एक होटल के कमरे में आ गए जहाँ मायरा मुकीम थी। मैंने अपना रेडीमेड मेकअप धो लिया था। मायरा भी ज़रा फ्रेश हुई। हम दोनों ही बहुत थके हुए थे। हमने चंद घंटे आराम किया और सुबह 4 बजे बेदार हुए। मायरा ने रूम सर्विस से सैंडविचेज़ और कॉफ़ी मंगवा ली। इसके बाद हम दोनों आइंदा के लिए लाहे अमल के लिए सर जोड़ कर बैठ गए। इस दौरान मायरा मुझे अपने बारे में मुख्तसरन वही कुछ बता चुकी थी जिसका बेशतर हिस्सा मैं मकतूला जमीला जोबरानी की खुदनविश्त में पढ़ चुका था। उसने मायरा का किसी सबब ज़्यादा जिक्र नहीं किया था। बाकी मायरा ने अपने बारे में जो कुछ नया बताया इसके मुताबिक वो और जमीला जोबरानी ऑपरेशन ब्लैक स्टोन के काज के सिलसिले में मुश्तरका तौर पर काम कर रही थीं। बात सरेदस्त तो पेपर वर्क तक महदूद थी, लेकिन जैसे ही मायरा मांझी ने लेबनान से बांग्लादेश में एंट्री दे डाली, तो ये एक अमली काम करार पाया। मायरा चंद रोज़ ही पहले यहाँ पहुंची थी और जमीला से उसकी अब तक सिर्फ एक ही मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात पर उसकी लाश मिली। इसके बाद मेरा और मायरा मांझी का सामना हो गया। मेरे सिलसिले में मायरा का ज़हन साफ हो चुका था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक रेड फॉक्स और ब्लैक कैट्स से ब्लैक स्टोन यानी बम्बोरगा के मुजस्समे को हासिल करके उसे समंदर बुर्द या कहीं गायब न कर डालूं, चैन से नहीं बैठूंगा। मायरा ने रेड फॉक्स और ब्लैक कैट्स के गठजोड़ के बारे में भी बताया कि अव्वलुज़ ज़िक्र इसराइली खुफिया एजेंसी थी और ब्लैक कैट्स भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एक ज़ेली विंग था। इसका चीफ जोगिंदर खटपाल था, जबकि रेड फॉक्स का इसराइली चीफ डेविड हार्डिंगर, जैसा कि मज़कूर हो चुका कि ब्लैक स्टोन के मखसूस धात एक ताबकार असरात की हामिल थी, जिसे एटम के तौर पर तबाहकुन बम की तैयारी में काम में लाया जाने वाला था और इसका फ़ायदा दोनों ममालिक उठाना चाहते थे। ब्लैक स्टोन की मखसूस धात को इसराइली साइंसदान हैवी वाटर बनाने के काम में इस्तेमाल करके इससे एक बहुत ही तबाहकुन एटम बम बनाने की तैयारी में मसरूफ़ थे और इसके लिए एक अदद उकाब के घोंसले की शक्ल का हैवी वाटर प्लांट अंटार्कटिका के बर्फज़ार में एक खुफिया मकाम में तैयार कर चुके थे और ब्लैक स्टोन को वहीं पहुंचाया जाने वाला था। अब मैंने तो अज़ाले के तौर पर, जबकि मायरा मांझी ने एक अहम मिशन के तौर पर इन दोनों का मंसूबा नाकाम बनाने का बेड़ा उठा रखा था। बदकिस्मती से ब्लैक स्टोन मेरे ज़रिए इन लोगों के हत्थे लग चुका था। इसे हमने तलाश करके गायब या समंदर बुर्द कर देना था। अब सवाल ये पैदा होता था कि इसका खोज कैसे लगाया जाए। यह सब जमीला जोबरानी की खुफिया डायरी में दर्ज था। वो उनके मंसूबे से पहले ही वाकफियत हासिल कर चुकी थी, जो उसे रा के हेडक्वार्टर में एक रेड फाइल से हासिल हुई थी, जिसके अंदर और भी बहुत सी मुतलका सराहत दर्ज थी, यानी ब्लैक स्टोन का हसूल और उसे लॉन्च करना वगैरह। दो कुर्सियों और सेंट्रल टेबल पर मायरा और मैं बैठे सैंडविचेस खाते और कॉफ़ी के घूंट भरते हुए इस डायरी का वो हिस्सा पढ़ते रहे जिसमें ब्लैक स्टोन के कामयाब हसूल के बाद उसे फौरी तौर पर एक बार बरदार बहरी जहाज़ में लाद कर पहले केप टाउन, इसके बाद वहां से एक हेलीकॉप्टर विंग्स के ज़रिए अंटार्कटिका ले जाया जाने वाला था और ये सब खुफिया तौर पर होना था। इसी डायरी के हसूल की खातिर जमीला की इस बेदर्दी से जान ली गई थी, लेकिन डायरी फिर भी उनके हाथ नहीं लगी और जमीला को चूंकि अपनी जान का खदशा था, इसीलिए उसने इसे पहले ही मायरा के सपुर्द कर दिया था। दूसरी मुलाकात के लिए जब मायरा डायरी के दीगर मंदरजात पर गुफ्तगू करने की नीयत से जमीला से मिलने पहुंची तो वो मारी जा चुकी थी। ये पता चलते ही कि ब्लैक स्टोन को आज दोपहर 2 बजे एक शिपिंग कार्गो कंपनी से ले जाया जाने वाला था, मेरी बेचैनी फजूं तर हो गई। मायरा भी जोश में नजर आने लगी। इस अहम मिशन पर मैं तन्हा जाऊंगा। दफतन मैं उठ खड़ा हुआ। रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। 12 बजने वाले थे। स्मिशर की रवानगी में 2 घंटे बाकी थे।
तो तुम तन्हा, इतने खतरनाक और तरबियत याफ्ता। मैं भी कम नहीं हूँ और उनसे 2 बार भिड़ चुका हूँ। मैंने उसकी बात काट कर खंडी हुई मतानत से कहा। मायरा दोबारा बजिद होते हुए बोली, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अपने दिफा की हद तक लड़ाई भड़ाई मुझे भी आती है, बल्कि ये मेरी फील्ड वर्क लाइफ का लाजमी जुज रही है। मैं फाइटिंग क्लब की बाकायदा मेंबर रह चुकी हूँ। यूं भी 1 से 2 भले होते हैं, किसी नाजुक मोड़ पर सलाह मशवरे की ज़रूरत भी पड़ जाती है। मुझे उसकी बात पर साद करना पड़ा। हम 12:30 बजे तक होटल रूम से निकल चुके थे। इससे पहले मैं और मायरा एक बूढ़े जोड़े का रेडीमेड मेकअप कर चुके थे। बंदरगाह की तरफ एक छोटी वैन में सवार होकर इस मुख्तसर सफ़र के दौरान मेरे अंदर बार बार यही गर्दान होती रही। मैं ब्लैक स्टोन किसी सूरत दुश्मनों के हत्थे चढ़ने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। मेरा चेहरा जोश से सुर्ख होते देखकर मायरा ने मेरी अंदरूनी सुलगती हुई कैफियत फौरन ताड़ ली। वो मेरे साथ ही सीट पर लगी बैठी थी। उसने आहिस्तगी से मेरा हाथ दबाकर सरगोशी की। अपने जोश पर काबू पाए रखो, यह वक्त होश से काम लेने का है। मैंने हौले से सर को असबाती जुम्बिश दी। बंदरगाह पर चहल पहल नजर आई। वैन से उतरकर हमने सीधा उधर का रुख ही किया था। हमने घूम फिर कर स्मिशर शिपिंग कंपनी के दफ्तर का जायजा लिया और सुनगुन भी ली। उनका कार्गो शिप स्काई बर्ड 2 बजे की बजाय 3 बजे रवाना होना था। वो जेटी नंबर 5 पर मौजूद था, जो बंदरगाह की असल हदूद से तकरीबन 2 नॉटिकल मील के फासले पर था। हम बाहर आ गए और एक साइकिल रिक्शा पर सवार होकर मज़कूरा मकाम तक जा पहुँचे। दिन खूब निकला हुआ था, गर्मी पड़ रही थी। साहले समंदर के इस मकाम पर कदरे सन्नाटा नजर आता था, माँ सिवाय चंद चंद मल्लाहों और दीगर अमले के लोगों के। यहाँ हमने कॉटेज नुमा रिहायशी घर भी देखे। जेटी नंबर 5 पर इस वक्त हदबंदी नजर आ रही थी, जहाँ चंद गार्ड्स भी गश्त करते नजर आए और साथ ही एक बोर्ड भी इस्तादा था, जिस पर बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, मुतल्लका अमले के सिवा किसी और को इधर आने की इजाज़त नहीं। क्या ख्याल है, ये इंतज़ामात गैर मामूली नहीं लगते? मैंने मायरा से कहा, क्योंकि मैंने तो कभी किसी बंदरगाह या जेटी पर इस तरह की सख्ती पहले कभी नहीं देखी। यकीनन, मायरा बोली, तुम्हारा ख्याल गलत नहीं। जहाज़ दूर से ही हमें लंगर अंदाज दिखाई दे रहा था। उसकी मोटी मोटी 5 चिमनियों से कसीफ धुएं के बादल उठ रहे थे। हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते थे। पलटकर एक कदरे वीरान गोशे में आ गए और नया बहरूप भरने का सोचने लगे थे कि अचानक एक सफ़ेद रंग का बंद डिब्बा ट्रक आता दिखाई दिया। हम चौंक पड़े। ट्रक के आगे एक जीप और अकब में कार थी। तीनों गाड़ियां दरमियानी रफ्तार से चलती हुई जेटी के एक प्लेटफार्म के करीब आन रुकीं। जल्दी करो, हमें कोई भेस बदलना पड़ेगा, मैंने जोश तले सरगोशी में मायरा से कहा। वो सूरत हाल को शायद मुझसे ज़्यादा और पहले ही समझ चुकी थी। बोली, हम अब ऐसा नहीं कर सकते। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसका चेहरा देखा। तुमने शायद यहाँ मौजूद अमले के लोगों पर गौर नहीं किया, वो आगे बोली। इनके बाएं बाजुओं पर मखसूस पट्टियाँ बंधी हुई हैं और ये सब लोग सुर्ख और नीले रंग की वर्दियों में हैं। फिर एक आदमी रजिस्टर लिए खड़ा है जो यहाँ मौजूद अमले के एक एक आदमी का रिकॉर्ड चेक कर रहा है। तो क्या हुआ? मैंने कहा। हम किसी भी 2 आदमियों को अंटा गफील करके उनका बहरूप भर लेते हैं। मैंने अपने तई आसान तरकीब बताई। फिर भी नाकामी का खतरा 90% है, वो बोली, और अगर एक बार नाकाम हो गए तो फिर मिशन फेल हो जाएगा। क्या तुम इस कदर अहम मिशन की 90% नाकामी का रिस्क ले सकते हो? हरगिज़ नहीं, बेख्तियार मेरे मुंह से बरामद हुआ। बातें करने के दौरान हम दोनों की नज़रें उन्हीं तीनों गाड़ियों पर भी जमी रहीं जो रुक चुकी थीं, और अब कार से 4 अफराद जबकि जीप से 6 अफराद बरामद हो रहे थे। ट्रक से अभी कोई भी नहीं उतरा था। तब फिर एक ही सूरत नजर आती है, मैंने होंठ सुकेड़ कर पुरसोच लहजे में कहा। वो क्या? मायरा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। चोरी छुपे शिप में दाखिल हुआ जाए, यही बेहतर रहेगा। इसमें कामयाबी और नाकामी के चांसेस 50-50 हैं, मायरा बोली। डन, डन। हम वहीं एक रेतले टीले की आड़ में टिके रहे। ट्रक के ड्राइविंग कैबिन से भी अब 2 आदमी उतर चुके थे। शिप की तरफ से एक बावर्दी और भारी भरकम शख्स आता दिखाई दिया। वो शायद जहाज का कप्तान था। उसके हमरा 2 और वर्दीपोश अफराद भी थे। कार से उतरने वाले 4 अफराद में 2 सूट पोश और रोबदार शख्सियत के मालिक नजर आते थे।
جبکہ دو نے پتلون شرٹ پہن رکھی تھی۔ جیپ سے اترنے والے 6 افراد میں 4 گن بردار تھے۔ ان سب نے کمانڈو ٹائپ کے لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ دو سوٹ پوش اور روبدار شخصیتوں والے بھاری بھرکم جسامت والے کپتان سے کچھ باتیں کرتے رہے۔ شاید آخری معاملات ان کے درمیان آن دی اسپاٹ طے ہونا باقی تھے۔ اس میں نصف گھنٹے سے زائد کا عرصہ بیت چلا۔ دیکھنا یہ تھا کہ ٹرک سے کیا بلا اترتی ہے۔ ابھی تک ٹرک کو ان لوڈ نہیں کیا گیا تھا۔ ہم اپنے ارد گرد سے بھی چوکنا تھے۔ اسی وقت دونوں سوٹ پوش افراد میں سے ایک شخص نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بڑا سا لفافہ نکال کر کپتان کو تھما دیا۔ دونوں نے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد کپتان اپنے جہاز کی طرف پلٹ گیا۔ دونوں سوٹ پوش اشخاص کپتان کے جاتے ہی اپنے آدمیوں سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ سب ان کے سامنے مؤدبانہ کھڑے، شاید ان کی ہدایات کو غور سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد وہ سب ٹرک کی طرف بڑھے۔ اسی اثنا میں جہاز کے اندر سے بھی کچھ لوگ برآمد ہوئے۔ ان کے حلیوں سے لگتا تھا کہ یہ لوگ خلاصی تھے۔ دونوں سوٹ پوش اشخاص سگریٹ نکال کر سلگھانے لگے اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ٹرک کا بھی دروازہ کھولا گیا اور اندر سے ایک بڑا سا لکڑی کا باکس اتارا جانے لگا۔ پھر ایک آہنی ٹرالی کے ذریعے اسے جیٹی کے پلیٹ فارم والے ریمپ کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا۔ بس اب نکل چلو، میں نے سرگوشی میں مائرہ سے کہا۔ ہم دونوں جدھر سے آئے تھے اس طرف جانے کی بجائے دانستہ میں نے دوسری طرف کا رخ کیا۔ اس طرف ساحل کا اندرونی حصہ تھا جو کافی آگے نیم جنگلاتی علاقے تک چلا گیا تھا۔ اس طرف ناریل کے درخت اور چند کاٹیجز نظر آ رہے تھے اور وہاں عام لوگ تفریح کرنے میں مگن تھے۔ ہم بھی جا کر ان میں شامل ہو گئے۔ اس طرف غوطہ خوری کرنے والے بھی دکھائی دیے۔ یہ غالباً لائف گارڈز تھے جو سمندر میں تفریح کرنے والوں کی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ ان کے چست ربڑ کے غوطہ خوری والے لباسوں پر خاص قسم کا مونوگرام بھی چھپا نظر آ رہا تھا۔ میں ان کی طرف غور سے دیکھنے لگا تو اسی وقت مائرہ مجھ سے مخاطب ہو کر بے چینی سے بولی، ان میں سب کچھ طے پا چکا ہے، اب روانگی ہے۔ تمہارا کیا لاحہ عمل ہے؟ میں نے پرسوچ انداز میں ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ ایک گہری سانس لے کر سامنے غوطہ خوروں کے ایک گروپ کی طرف اشارہ کر کے جواب میں بولا، ہمیں ان کا بھیس بھرنا ہوگا۔ مگر کیسے؟ اس طرف آؤ جلدی۔ کہتے ہوئے میں آگے بڑھا۔ مائرہ نے میری تقلید کی۔ میرا رخ اس طرف تھا جہاں قدرے الگ تھلگ مقام پر ایک چوبی کیبن بنا ہوا تھا جس پر ایک لکڑی کا تختہ نصب تھا اور سیڑھیاں تھیں۔ یہ لائف گارڈ والوں کا تھا۔ اندر یقیناً ان کے غوطہ خوری کے لباس وغیرہ تھے اور کیبن کی پیشانی پر ڈولفن کی تصویر تھی۔ 20 منٹ بعد جب میں اور مائرہ باہر نکلے تو ہم اپنے اپنے بیگ کٹس کو ہولے سے تھپ تھپا رہے تھے۔ یہ کام ہم نے کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر نمٹایا تھا۔ ہمارا رخ اب جیٹی کی طرف تھا۔ دفعتاً ہی فضا میں کسی جہاز کے بغل کے بنکارنے کی آواز سنائی دی۔ ہمارا مطلوبہ جہاز شاید روانگی کے لیے تیار تھا۔ ہم نے جیٹی سے قدرے دور ایک جگہ چھپ کر غوطہ خوری کا لباس پہنا اور اپنے کٹس بیگ ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا کر کھلے سمندر کی طرف بڑھے اور اندر غوطہ لگا دیا۔ مائرہ سے میں نے پہلے پوچھ لیا تھا، اسے تیرنا آتا تھا۔ منصوبہ ہم باہمی مشاورت سے پہلے ہی طے کر چکے تھے۔ پانی کے اندر غوطہ مار کر ہم سطح آب سے تقریباً 10 فٹ نیچے تیرتے ہوئے تیزی سے اسکائی برڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمارے اندازے کے مطابق اب تک بلیک سٹون کو لکڑی والے بڑے سے باکس میں لوڈ کیا جا چکا تھا۔ ہم تیرتے ہوئے بالآخر جہاز کے قریب جا پہنچے۔ میں نے دمبالے کا رخ کیا۔ مائرہ میرے عقب میں کسی جل پری کی طرح تیرتی آ رہی تھی۔ غوطہ خوری کے چست لباس میں ملبوس وہ واقعی کوئی جل پری ہی لگتی تھی، لیکن آفرین تھی کہ اس کے چہرے پر عزم کی پختگی ہویدہ تھی۔ کہیں سے بھی مجھے ڈر یا خوف کا شائبہ تک محسوس نہ ہوا۔ ہمیں جہاز کا پائندہ نظر آ رہا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد ہم ابھر کر دمبالے کی سمت آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ یہاں کوئی نہ ہوگا۔ کوئی ہوا بھی تو اکا دکا آدمی یا خلاصی ہو سکتا تھا جو ہمیں ٹوبہ سمجھ کر نظر انداز کر سکتا تھا، کیونکہ ہمارے جسموں پر عام نہیں بلکہ مخصوص مونوگرام والے غوطہ خوری کے لباس تھے۔ ایسا ہی ہوا۔ وہاں اکا دکا تو کیا کوئی ایک آدمی بھی نظر نہ آیا۔ البتہ ابھی بگلے فضا میں ضرور کیں کیں کرتے گردش کر رہے تھے۔ ہماری پشت پر چند ضروری ساز و سامان کی کٹس بیگ بندی ہوئی تھیں اور انہیں کینوس چڑھایا گیا تھا تاکہ اندر موجود اشیاء واٹر پروف رہیں۔
موقع अच्छा जानकर हमने एक मोटे रस्से की मदद से चंद मिनटों में अंदर तक रसाई हासिल कर ली। ये सारा ही कार्गो शिप था, इसीलिए अमले और चंद दीगर लोगों के अलावा ज़्यादा अफराद दिखाई नहीं दिए। हम एक गोशाब पाकर वहां जाकर दुबके। गोताखोरी का लिबास उतारा, फिर कैनवस हटाकर किट्स खोली। मेरे पास एक साइलेंसर लगा पिस्तौल था और इसके कुछ फालतू राउंड्स। ये एक जर्मन साख्त जदीद पिस्तौल था और इसकी मार दूर तक थी। एक खंजर पहले ही मेरी दाएं पिंडली में बंदी म्यान में मौजूद था, जबकि मायरा के पास पहले ही से अपना एक टू लेडीज पिस्टल जिसमें 4 गोलियां डलती थीं और एक छोटी डिबिया जैसा खुफिया कैमरा था। तुम इधर ठहरो, मगर गिरदोपेश से मोहतात रहना। ज़रा देर बाद मैंने उससे सरगोशी में कहा, मैं ज़रा जाकर देख कर तसल्ली भी कर लूँ कि ब्लैक स्टोन को जहाज़ में किस जगह रखते हैं। लेकिन मुझे भी तो ये अजीब और पुरस्रार शाहकार देखना था। मैंने उसकी तस्वीरें भी उतारना थीं। वो मेरी तरफ देखकर अपनी समंदर सी गहरी आंखें फैलाकर नीची आवाज़ में बोली, शाहकार? मैं तंजिया बोला, वो शाहकार नहीं, एक मनहूस शय है। बहरहाल हम कहीं भागे नहीं जा रहे, ना ही जहाज़ भागा जा रहा है। हम अभी इधर ही हैं और जाने कब तक इनके साथ सफ़र करना पड़े। तुम्हें ऐसे मौके मिलते रहेंगे, अभी ज़रा तसल्ली कर लूँ। कहते हुए मैं उठकर एक जानिब को रेंग गया। मैं ये भी देखना चाहता था कि साहिल पर मौजूद इन दोनों सूटपोश अफराद समेत कितने और इनके साथी स्काई बर्ड में सवार होने वाले थे। जहाज के फर्श पर सेलन सी फैली हुई थी। हम नीचे थे, अरशा ऊपर था। एक लकड़ी की फौलादी रेलिंग वाली सीढ़ियां ऊपर को जा रही थीं। अरशे पर जाकर ही ये देखा जा सकता था। मैं छुपता छुपाता एक कोने के रुख से अरशे पर जा पहुंचा। उसी वक्त जहाज का बगल बजा, उसका लंगर उठाया जा चुका था। जहाज ने धीरे धीरे सतह समंदर पर हरकत शुरू कर दी। मैंने देखा अरशे पर वही दोनों सूटपोश अफराद भारी जिसामत वाले कप्तान के साथ कुर्सियां और मेज डाले बैठे थे। उनके दीगर साथी भी मौजूद थे, बाकी साहिल पर ही मौजूद रहे थे, यानी उन्होंने नहीं जाना था। ब्लैक स्टोन के बड़े से चौबी बक्से को मैंने अरशे की शुमाली समत में नीचे एक गलियारे से चंद खलासियों को नीचे गोदाम कमरों की तरफ ले जाते हुए देखा। मैं वापस पलटने का सोच ही रहा था कि अपना इरादा बदल दिया। अब तक की आसानी पाकर मैंने कुछ और आगे का जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी मेज़ और कुर्सियों के करीब कोई ऐसी आड़ या दुबक कर बैठे रहने की जगह न थी कि मैं बासानी उनकी बातें सुन सकता। तब फिर अचानक ही मेरी निगाह करीब ही मौजूद इन छोटे बड़े चौबी बक्सों पर पड़ी, जो बेतरतीब समतों से कतार में उनके करीब रखे थे। लेकिन इस तरफ चंद खलासी उन्हें नीचे गोदाम कमरों तक पहुंचाने के लिए सिरकाने में भी मसरूफ़ नज़र आए। मेरे तेज़ी से सोचते हुए जहन में एक ख्याल उभरा कि अगर मैं शुरू वाली कतार में जा दुबकूँ तो इस तरफ वाले बक्सों की कतार को उठाने में काफ़ी वक्त लगेगा और जब तक मैं उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को कुछ न कुछ सुन सकूंगा। लेकिन वहां तक खिसकने के लिए मेरा खुलासियों की नज़रों में आ जाने का पूरा पूरा खदशा मौजूद था। एक तरकीब मेरे जहन रसा में उभरी। तकाजा बस ज़रा फुर्ती और मोहतात रवि का था। मैं पलटकर अरशे की सीढ़ियों से नीचे आया और फिर दूसरी समत से चंद एक रिहायशी कैबिनों की खिड़कियों और रखनों की मदद से दोबारा ऊपर चढ़ आया और अब मैं अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुका था। वो लोग तंबाकू और शराब नोशी में मशगूल थे। मैंने एक सूटपोश को जहाज़ के कप्तान से कहते सुना, कैपटाउन तक 7 रोज़, ये बहुत ज़्यादा वक्त है मिस्टर जेफरीसन। हाँ, मेरा साथी ठीक कह रहा है, दूसरे सूटपोश ने भी तायद में कप्तान से कहा। क्या तुम जहाज़ की मुकर्ररा रफ्तार को बढ़ा नहीं सकते मिस्टर जेफरी? भारी भरकम जिसामत वाला कप्तान जेफरीसन मखसूस लकड़ी का बना पुरानी तर्ज का चर्ड पी रहा था। उसकी उम्र 50-60 के दरमियान मालूम होती थी। उसने गैलस वाली पैंट और शर्ट जेब तन कर रखी थी। उसके कांधे पर एक बड़े साइज का सुर्ख चोंच और गहरे सब्ज और पीले रंग के परों वाला पालतू तोता भी विराजमान था। चेहरे पर मिले जुले रंग वाली सफ़ेद और ब्राउन दाढ़ी थी। आंखों में बरसों की जहाज रानी का तजर्बा झलकता महसूस होता था। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ में बादलों की गर्ज और लहजे में समंदरी हवाओं का सा शोर था। मिस्टर, ये कार्गो शिप है। इसका इंजन सिर्फ फोर्स पावर में दूसरे जहाज़ों से ज़्यादा ताकत का है, लेकिन स्पीड कम होती है। इसके लिए भी अक्सर औकात स्टीम की ज़रूरत भी पड़ती है। फिर ये भी तो देखो कि स्काई बर्ड खलीजे बंगाला से
سیدھا بحیرہ عرب میں داخل ہو جائے گا، اور اس دوران بمبئی اور سیلون میں کہیں بھی اس کا سٹے نہیں ہے، حتیٰ کہ امارات کے ساحلوں کو بھی صرف چھوتا ہوا نکل جائے گا۔ حالانکہ وہاں سے بھی کمپنی نے بار اٹھانے کا آرڈر دیا تھا، لیکن میں نے صرف تم لوگوں کی وجہ سے بہانہ بنا کر وہ شپمنٹ دوسرے جہاز کو دینے کی درخواست کر ڈالی، جو منظور کر لی گئی۔ آپ کو اس کے لیے ایک خطیر رقم بھی تو دی گئی ہے، پہلے والے سوٹ پوش نے یاد دلایا۔ اس کا لہجہ کچھ تلخ ہو چلا تھا۔ کپتان نے کچھ کڑوی سی نظروں کے ساتھ اسے گورا، پھر اپنے کندھے پر بیٹھے طوطے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پہلا والا سوٹ پوش اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے دوسرے ساتھی نے اسے روک دیا۔ وہ اب خاموش ہو گئے۔ میرے لیے سر دست اتنا ہی کافی تھا۔ میں پلٹ گیا، اپنی جگہ پر پہنچا تو بری طرح چونک گیا۔ مائرا مانجھی وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ کدھر چلی گئی؟ بے اختیار میرے ہونٹوں سے بدبداہٹ برآمد ہوئی۔ میں نے یوں ادھر ادھر دیکھا جیسے قریب ہی کسی کونے میں دبکی ہوئی ہو، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ مجھے پہلے تو اس پر غصہ آیا کہ میں نے اسے سختی سے تاکید بھی کی تھی کہ یہاں سے ہلے مت، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے مجھے تشویش کھا گئی۔ کہیں وہ کسی کی نظروں میں تو نہیں آ گئی اور وہ اسے بے بس کیے چلتا بنا ہو۔ باتیں دونوں ہی ناممکن نہ تھیں، تو پھر یہ قیامت بلا گئی کدھر؟ میں ذرا دیر تک وہیں موجود رہا کہ اگر کہیں آس پاس چلی بھی گئی ہے تو شاید آ جائے۔ اس دوران میرے دل و دماغ میں اوپر عرشے پر محفل جمائے کپتان اور اس کے ساتھیوں کی گفتگو کے الفاظ گردش کرتے رہے۔ ان کی منزل کیپ ٹاؤن تھی۔ آگے وہ دونوں سوٹ پوش کپتان سے کیا چاہتے تھے؟ کچھ ایسا لگتا تھا کہ اس سلسلے میں ان کی جھڑپ بازی ممکن تھی، کیونکہ دونوں سوٹ پوش افراد کو افریقہ یا کیپ ٹاؤن پہنچنے کی جلدی تھی۔ مان ہی کسی نے عقب سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں سوچوں میں گم اور بدکا ہوا تھا۔ نتیجے میں تیزی سے چونک کر پلٹا اور نہ جانے کیسے میرا ایک ہاتھ غیر ارادی طور پر چل گیا۔ ایک لطیف نسوانی کراہ ابھری اور مائرا لڑکھڑا کر ایک چوبی بکسے پر گری۔ بکسا خاصی آواز کے ساتھ ذرا پرے لڑک گیا۔ میں نے جلدی سے مائرا کے نرم و نازک بدن کو سنبھال لیا۔ میرا غیر ارادی طور پر چلا ہوا ہاتھ اس کی سراہی دار گردن اور کچھ چہرے پر پڑ گیا تھا۔ کیا کرتے ہو؟ مارنے لگے تھے مجھے؟ وہ کسی جل پری کی طرح میری باہوں میں ہولے سے پھڑکتی ہوئی بولی۔ اوہ سوری، میں سمجھا تھا نہ جانے کون ادھر آ نکلا ہے، میں نے قدرے خفت سے کہا۔ لیکن تم کدھر چلی گئی تھی؟ میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے آخر میں اسے گھور کر پوچھا۔ وہ ابھی تک میرے مضبوط بازوؤں میں دبی ہوئی تھی اور اس نے بھی ایک ذرا ناکام سی کوشش نکلنے کی کرتے ہوئے مزاحمت ترک کر دی تھی۔ پہلے مجھے تو چھوڑو، بالآخر اس نے کہا۔ میں نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ ابھی وہ اپنے غیاب کے بارے میں بتانا ہی چاہتی تھی کہ میں نے ایک آہٹ سن کر یکدم اسے بولنے سے روک دیا اور اسے لیے ایک طرف کو جا دبکا۔ وہ کسی کے قدموں کی آہٹ تھی جو بتدریج اسی طرف بڑھتی محسوس ہوئی۔ شش، آواز مت نکالنا، میں نے اسے ہلکی سی سرگوشی میں متنبہ کیا۔ کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ وہ ایک موٹا اور سانولی رنگت کا خلاصی تھا۔ اس کا اوپری بدن برہنہ تھا، نیچے اس نے نیکر پہن رکھی تھی۔ وہ شاید بکسے کے لڑکنے کی آواز پر اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ قریب آ کر اس نے لڑکے ہوئے بکسے کو اپنی جگہ سیٹ کیا اور ادھر ادھر جھاتی مارتا تھوڑا اندر کی طرف آ گیا۔ میں اور مائرا بالکل اس کی موٹے موٹے ستونوں جیسی ٹانگوں کے قریب ہی دبکے ہوئے تھے۔ اپنا اطمینان کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا۔ مروا ہی دیا تھا تم نے۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنے سینے میں پھنسی ہوئی سانس کو ایک گہری ہمکاری کی صورت میں نکالتے ہوئے مائرا سے کہا۔ ان کے دو آدمی یہاں آ کر رکے تھے، اس نے نیچی آواز میں بتایا۔ وہ سگریٹ پینے کے دوران آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ میں ان کی باتیں سننے لگی اور خاموش بیٹھی ان کے جانے کی بھی منتظر رہی۔ لیکن جب وہ سگریٹ ختم کر کے جانے لگے تو ایک ساتھی کو میں نے دوسرے سے زیگان اور ان کے چیف ڈیوڈ ہارڈنگر کے بارے میں کچھ کہتے سنا۔ زیگان کے ذکر پر بھی میں ذرا چونک گئی تھی۔ پھر وہ مڈغاسکر کے قریب پہنچنے پر اپنے کسی خفیہ منصوبے کے بارے میں بولنے لگے تو میں ان کے عقب میں چلنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اسی کیبن کی طرف چلے جا رہے تھے جدھر زیگان اور ان کے ساتھی موجود تھے۔ بلیک کیٹس کے بھی بمبل داس اور سریتا سمیت 3 افراد ان کے ساتھ والے کیبن میں رہائش پذیر ہیں۔ ان سب کا پتہ چلانے اور مزید ان کی گفتگو سننے کے لیے میں ان کے پیچھے اور آگے بڑھ گئی تھی۔ اتنا بتا کر وہ شاید سانس لینے کے لیے تھوڑا رکی۔
پھر تم نے آگے کیا سنا؟ میں نے قدرے بے چینی سے پوچھا۔ وہ رکی رہی۔ میں بڑے غور سے اس کا چہرہ تکتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ آگے بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک اضطراب آمیز خوف اور تشویش کے سائے لرزنے لگے۔ نہ جانے وہ آگے کیا انکشاف کرنے والی تھی۔ بالآخر بولی، یہ لوگ مڈغاسکر کے قریب پہنچ کر اسکائی برڈ کو نہ صرف ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں بلکہ بڑی رازداری کے ساتھ جہاز کے پورے عملے کو کپتان سمیت ہلاک کر کے ان کی لاشیں بھی نہایت خاموشی سے سمندر برد کرنے کا سفاک ارادہ رکھتے ہوئے ہیں۔ ہو بے اختیار میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ مجھے اپنے بدن میں سنسنی کی لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ یہ بہت ظالم اور سفاک لوگ تھے۔ اپنے مفاد کی خاطر انسانی جانیں ان کے لیے کیڑے مکوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ ان کا مڈغاسکر پہنچنا میرے مفاد میں تھا ہی نہیں، کیونکہ مجھے اس سے پہلے بہر صورت بلیک سٹون کو نہ صرف سمندر برد کرنا تھا بلکہ بلیک کیٹس اور ریڈ فوکس کے ان دونوں سوٹ پوش افراد کو ان کے دیگر چند ساتھیوں سمیت جہنم واصل بھی کرنا تھا۔ اب کیا سوچنے لگے؟ ہمیں بھی مڈغاسکر پہنچنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ دفعتاً مائرہ نے مجھے خیالات سے چونکایا۔ ہرگز نہیں۔ آج رات ہی ہمیں بلیک سٹون کو سمندر برد کرنا ہوگا اور ان سب کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں بھی۔ گڈ، میرا بھی یہی خیال ہے، مائرہ ایک دم جوش سے بولی، کیونکہ مڈغاسکر پہنچنے کے بعد وہاں اسرائیلی کمانڈوز جاسوس کی شکل میں موجود ہیں۔ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ہم رات کا انتظار کرنے لگے۔ مائرہ کسی طرح جہاز کے کچن سے جا کر اپنے اور میرے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئی تھی۔ شام اترتے ہی میرے ذہن میں ایک اور نیا پلان آ چکا تھا۔ وہ میں نے مائرہ سے ڈسکس کیا تو اس نے کچھ خدشات کا ذکر کیا۔ کپتان کو ساتھ ملا کر اسے اگر ساری حقیقت بتا بھی دو گے تو وہ تب بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا بلکہ الٹا ہم پر بھی شک کرے گا۔ بہتر یہی ہے کہ رازداری سے یہ اہم کام ہم نمٹا دیں، مائرہ نے کہا۔ بے شک اس میں اس کا بھی مفاد ہے، لیکن اول تو وہ اس طرح ہمیں اپنے جہاز میں چوری چھپے سوار ہونا بالکل بھی برداشت نہ کرے گا۔ پھر اسے ان بکھیڑوں کی کیا پرواہ ہوگی؟ وہ اپنے جہاز میں قتل و غارت بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بینچ لیے۔ یہ ممکن تھا۔ دراصل میرے ذہن میں جو نیا منصوبہ آیا تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح ان ساری باتوں سے جہاز کے کپتان مسٹر جیفریسن کو آگاہ کر دیا جائے۔ یہ اس کے اپنے مفاد کی بھی بات تھی، لیکن وہی سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ سب سے پہلے مجھے اور مائرہ کو ہی شبہے کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کیا خبر وہ اس درمیان میں کوئی گڑبڑ ہی نہ پیدا کر دے۔ لالچی آدمی تھا اور وہ پہلے ہی ان سے خطیر رقم لے چکا تھا، اور شاید وہ ایڈوانس رقم تھی، آگے اسے اور ملنے کی امید بھی تھی۔ بالآخر میں مائرہ کے خدشات کی کوئی توجیہ یا تعویل نہ پیش کر سکا اور اسی کے مشورے پر ساتھ کرنا پڑا۔ رات ہوتے ہی جب مستول پر دو خلاصیوں کے گنگنانے کی آواز سنائی دی تو مائرہ نے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے کیبنوں میں آرام کرنے جا چکے ہوں گے۔ ہم اپنی کمین گاہ سے نکلے اور سیلن زدہ گلیاروں سے ہوتے ہوئے ایک سنگل پٹ کے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ دائیں بائیں دیکھا، پھر دروازہ کھول کر نیچے چوبی زینہ طے کرنے لگے۔ مائرہ کے پاس پینسل ٹارچ تھی، لیکن اندر بھی مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ یہ جہاز کا بڑا سا حال نما گودام روم تھا۔ ایسے ہی دو اور بھی تھے، لیکن ہمارا مطلوبہ گودام حال یہی تھا۔ اندر سناٹا تھا۔ جلد ہی ہم اس بڑے سے لکڑی کے بکسے تک پہنچ گئے۔ اسے دیگر بکسوں اور لکڑی کی پیٹیوں سے الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، ورنہ اگر اس کے اوپر بھی کچھ اور لدا ہوتا تو ہمارے لیے کچھ مشکل درپیش آتی اور وقت کا الگ ضیاع ہوتا۔ اپنے اصل ٹارگٹ کو سامنے دیکھ کر میرا دل جوش مسرت سے بے طرح دھڑکنا شروع ہو گیا۔ مائرہ کا چہرہ بھی فرتے جوش تلے سرخ ہو گیا تھا۔ اسے ہر حالت میں سمندر برد کرنا ہوگا سہراب، وہ جیسے ایک عزم تلے اور گمسم سے لہجے میں بولی۔ یہ میری زندگی کا بھی اہم مقصد ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں نے بھی اسی عزم تلے کہا، لیکن تم دونوں کا یہ منصوبہ تمہاری زندگیوں کی طرح خاک میں مل جائے گا۔ اچانک ہی ہمارے عقب سے ایک سرد اور شفاف آواز ابھری، اور جب تک ہم دونوں سنبھلتے، زٹ زٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی دو گولیاں چلیں۔ ایک نے مائرہ کو شاید چاٹ لیا اور دوسری میرے پہلو کو چھیدتی ہوئی نکل گئی۔ مائرہ کراہ کر گری اور میں بھی درد سے کچھ دوہرا ہوا، لیکن اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے فوراً ہی جھکائی دے کر بازو والی پٹیوں کی قطار میں جا دبکا۔ یہ سرد و شفاف آواز میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ یہودی جہنمی کتا زیگان تھا۔ تم نہیں بچو گے سہراب، تمہاری ساتھی تو گئی اگلے جہاں۔
ज़ेगान ने शैतानी कहकहा बुलंद किया। ये बेचारी हमारी जासूसी करने आई थी। मेरे साथी को इसकी भनक पड़ गई थी कि कोई हमारे कैबिन के बाहर मौजूद है। देख लिया तुमने, हम अपने साये से भी मोहतात। अभी वो अपने फितरी और रिवायती गुरूर तले इतना ही कह पाया था कि मैं तब तक पेटियों की एक कतार के ऊपर चढ़ चुका था और वहीं से उस कुत्ते पर छलांग लगा दी। उसके हाथ में लंबी नाल वाला साइलेंसर लगा पिस्तौल दबा हुआ था। मैं उसे रगेदता हुआ फर्श पर ले गया। नतीजे में पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ा, लेकिन उस नामुराद ने हवास संभाले रखे और पिस्तौल के हाथ से निकलने और अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने भी बिजली की सी फुर्ती के साथ हरकत की और मेरे मजरूब पहलू पर अपने दाएं घुटने की ज़रब लगा दी। जख्म पर ज़रब ने मुझे दर्द से तिल मिला दिया, लेकिन मुद्दे मुकाबिल एक ख़तरनाक और संगदिल दुश्मन था। मैं इस तकलीफ़ को पी गया और एक हाथ का गूंसा उसकी ठोड़ी पर रसीद कर दिया। उसके हल्क से बरामद होने वाली कुत्ते जैसी बिलबिलाहट ने मुझे बावर करा दिया कि मेरा जम कर लगाया हुआ मुक्का उसे चंद लम्हों के लिए होशो हवास से बेगाना कर चुका है। इसी सबब मैं उसकी पुश्त पर सवार हो गया। मायरा की जिगरपाश चीख और अपने पहलू के जख्म ने मुझे पहले ही जुनूनी बना रखा था। मैंने नफरत भरे अंदाज में अपने होंठ सिकोड़ कर उसके बालों को अकब से पकड़ा और उसके सर को पेशानी के रुख पर जहाज के फर्शे पर जोर जोर से दीवाना वार मारने लगा। उसकी करह चीखें बुलंद होने लगीं, लेकिन चंद ही झटकों में उसने अपने हाथ पांव छोड़ दिए। उसकी पेशानी खून आलूद हो गई थी। मैंने उसकी शहरग पर हाथ रखा, वो मादूम थी। वो बेहोशी में भी जानकनी के आलम में था। मैं तेज़ी से मायरा की जानिब पलटा। वो अपने बाएं शाने पर हाथ रखे हौले हौले कराह रही थी। मैंने बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया कि गोली उसके किसी नाजुक मकाम पर नहीं लगी थी, लेकिन गोली शाने पर पेवस्त ज़रूर महसूस हुई थी। जहाँ से अब मुसलसल खून बह रहा था, वो होश में थी और काफ़ी हौसला किए हुए थी। मैंने अपनी शर्ट फाड़ कर उसके ज़ख्म पर पट्टी बांधी तो उसे मेरा ज़ख्म नज़र आ गया। तो तुम भी बहुत ज़ख्मी हो। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। दुश्मन मर चुका, तुम ठीक हो ना? आह! वो हौले से कर रही, लेकिन फिर उसने सँभाला लिया। उसे मेरी तकलीफ़ पुरतशवीश होने लगी। उसने फिर मेरी तवज्जो ज़ख्म पर दिलाई। मैंने अपनी शर्ट का बकिया हिस्सा फाड़कर पहले अपने ज़ख्म का जायज़ा लिया। इसके लिए मुझे ज़ख्म को 2 उँगलियों से थोड़ा खोलना पड़ा, जिसके सबब अज़ियत की लहर सी मेरे बदन में दौड़ गई। मैं कराहने पर मजबूर हो गया। मायरा भी जैसे मेरे दर्द को महसूस करते हुए हौले से कर रही। गोली गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। इसने किसी अंदरूनी मेन आर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाया था। पट्टी बांध लेने के सबब जरियाने खून बंद हो गया। हम जरा सस्ताने लगे और करीब पड़े बेहिसो हरकत जगान को तकते रहे। ये मुर्दार अचानक यहाँ कैसे आन टपका? मायरा ने हौले से हाँफती आवाज़ में कहा, इसे तुम पर शुबा हो गया था। मैं जवाब में बोला। वो चौंक कर मेरी तरफ तकने लगी। जब तुम इनके कैबिन से सुनगुन लेने के बाद वापस पलटी तो ज़ेगान को न जाने कैसे शुबा हो गया था कि कोई बाहर मौजूद उनकी बातें सुन रहा है। तब ज़ेगान को शायद तुम्हारे कदमों के निशान नज़र आ गए और वो यहाँ आ गया। इसी मरदूत ने अभी गालिब आने के ज़ौम में मुझे बताया था। ओह! मायरा के लब मुतहय्यराना अंदाज में सिकुड़ गए। क्या ये मर चुका है? नज़र तो ऐसा ही आ रहा है। मैंने देखा। ज़ेगान का बेहरकत वजूद हनूज़ फर्श पर उल्टा धरा पड़ा था और उसकी मज़रूब पेशानी से खून बदस्तूर बह बह कर तालाब बना रहा था। काश मैं ये सब ना करती, हम दोनों मरते मरते बचे। उसके लहजे में पशेमानी थी। छोड़ो, जो होना था हो चुका, शुक्र है हम बच गए। इसके बाद मैंने कहा, मायरा तुम इधर ही रुको, मैं इस मनहूस बक्से को समंदर बुर्द करके आता हूँ। नहीं, तुम अकेले कैसे जाओगे? मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, वो यकदम बोली। लेकिन हमारे पास वक्त कम है सोहराब, जल्दी करो, इससे पहले कि इस मरदूद के और साथी भी यहाँ आ जाएं। वो मेरी बात काट कर सख्ती से बोली। नाचार हम दोनों गोया एक दूसरे को संभालते हुए उठ खड़े हुए। मुझे अपने जख्म से टीस सी उठती महसूस हुई और मायरा के चेहरे से भी कुछ ऐसे ही आसार नजर आए, लेकिन इस वक्त हमारे सामने मकसद अहम था। हम दोनों किसी न किसी तरह बक्से को गोदाम के दरवाजे तक घसीट लाए। फिर मैंने कहा, मैं पहले बाहर जाकर हालात का जायज़ा ले लूं, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मायरा ने मेरी बात पर साद करते हुए हौले से अपने सर को असबाती जुम्बिश दी। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और बाहर झांका।
तारीक रात में मरतूब हवा के झोंके मेरे चेहरे से टकराए और फिर जैसे ही बाहर को सिरका एक सर्द नाल मेरी गुद्दी से आने लगी, इसके साथ ही भयानक आवाज़ मेरी समातों से टकराई। खबरदार कोई हरकत मत करना वरना गोली मारकर गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। ये आवाज़ बम्बलदास की थी। समंदरी हवाओं के शोर में बम्बलदास की सर्दो सफ़ाक गुर्राहट ने मुझे लम्हे भर को साकत कर दिया अंदर सिर को। लेकिन खबरदार कोई होशियारी मत दिखाना वरना लम्हा भर में गुद्दी उड़ा दूंगा। वो फिर बेरहम आवाज़ में गुर्रा कर बोला। मैं अंदर पीछे को सिरका। वो अब मुझसे ज़रा फासला और मुझे गन पॉइंट पर रखते हुए अंदर गोदाम में आ गया। अंदर हल्की रोशनी थी। मेरी नज़रों ने दसदीदा अंदाज में हरकत की, लेकिन मुझे मायरा मांझी नजर न आई। मैंने सुकून की सांस ली। वो शायद खतरा भांपते ही इधर उधर सिरक गई थी। बम्बल दास ने भी अंदर आते ही इधर उधर नजरें दौड़ाईं। तभी उस नामुराद की निगाह दरवाजे के करीब रखे ब्लैक स्टोन वाले बक्से पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट ऊद कर आई। समझ गया। और कितने साथी हैं तुम्हारे? उसने हौलनाक अंदाज में पूछा। मैं अकेला हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरा जहन तेजी से सोच रहा था, लेकिन कुछ करने का मौका था हाल मुझे अबस ही नजर आ रहा था। उसने होंठ भींचे। मैं इन्हें भी तलाश कर लूंगा। तुम अभी हमेशा की छुट्टी करो। बड़े ही संगीन लहजे में ये कहते हुए उसने दोनों हाथ अपने साइलेंसर लगे पिस्तौल पर जमा दिए और मुझे खामोश नींद सुलाने के लिए उसकी उंगली ट्रैगर पर आ गई। लेकिन अगले ही लम्हे जैसे कोई मुआवजा हो गया। उसके पिस्तौल वाले हाथ पर कोई शय गिरी, बल्कि वो कोई शय नहीं, एक इंसानी वजूद था जो अचानक ही कहीं से लड़खड़ाते हुए नमूदार होकर उसके पिस्तौल वाले हाथ से टकराया। ये दानिस्ता हरकत ही थी और ख़ुद उसके लिए ख़तरनाक भी। मेरे लिए इतना ही मौका काफ़ी था। मैं बम्बलदास पर झपटा और जस्त भरी लड़खड़ाता हुआ वजूद जो बिलाशुबा मायरा का ही था, जिसने ज़ख्मी होने के बावजूद अपनी जान खतरे में डालकर ख़ुद को एक ख़तरनाक दुश्मन के पिस्तौल वाले हाथ से टकरा दिया था, क्योंकि इसके सिवा उसके पास और कोई चारा ना था। उससे टकराते ही उसमें भी सकत ना रही और वो भी निढाल सी गिर गई। बाकी उसने मुझ पर या तकदीर पर छोड़ दिया था। मैं उसकी इस कोशिश या कुर्बानी से खातिर खा फ़ायदा उठा चुका था। बम्बलदास को रगेदते ही मैंने उसके सीने पर घूंसा रसीद कर दिया। उसके हल्क से घुटी घुटी कराह चीख अमेज उभरी और वो भी बस एक दो लहजों के लिए ढीला पड़ा, लेकिन फौरन ही हवासों में आ गया और दूर जा पड़े अपने पिस्तौल की जानिब फुर्ती से सिरका। मैंने उसकी टांग दबोच ली। बहुत सख्त जान था कमबख्त, वरना सीने पर पड़ने वाला मेरा मुक्का दुश्मन को कई लम्हों के लिए बेजान ही कर दिया करता था। या फिर शायद मैं भी जख्मी था, इसीलिए घूंसे की कुव्वत वो नहीं रही थी। फिर वही नाजुक लम्हा आन पहुंचा। उस मरदूद का एक हाथ फर्श पर लुढ़कते हुए पिस्तौल के दस्ते पर पड़ ही गया और वो फौरन इसे गिरफ्त में लेकर लेटे लेटे पलटी खाकर मेरी जानिब निशाना बांधने के लिए सीधा हुआ। लेकिन तब तक मैं भी हाथों के पंजों और टांगों के जोर पर उछला। जान बचाने की इस आखिरी कोशिश तले मेरे दाएं जख्मी पहलू से दर्द की लहर भी उठी, जिसे मैं पी गया। उसी वक्त चिज़ की मुहीब सरगोशी उभरी। उसने खामोश फायर कर दिया था। मैंने भी ये देखते हुए उसकी नाल और मेरा फासला ज़्यादा ना था, खुद को मुतवक्का फायर से बचाते हुए उस पर जंप लगाया। उसका निशाना खता गया। उसने दोबारा फायर करना चाहा, लेकिन तब तक मेरा हाथ उसके पिस्तौल पर जोर से पड़ चुका था और पिस्तौल एक बार फिर उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। दूसरा शदीद किस्म का घूंसा मैंने उसके जबड़े पर जड़ दिया। ज़िबा होते बकरे जैसी आवाज़ उसके हल्क से बरामद हुई, जिससे जाहिर हुआ कि उसका जबड़ा ना सिर्फ हिल चुका है, बल्कि बुरी तरह टूट भी गया था। मेरे दूसरे हाथ के मुक्के ने उसकी गर्दन तोड़ डाली। मैं पलटा। मायरा फर्श पर लेटी हुई टूटी टूटी सांसें ले रही थी। उसके शाने का जख्म खुल गया था और खून बह रहा था। मैंने उसे संभाला देने की कोशिश की तो वह बहादुर लड़की जैसे अपने ढहते वजूद का पूरा जोर लगाकर बोली, सोहराब, मेरी फिक्र छोड़ो। हालात ख़तरनाक हैं। बक्सा समंदर बुर्द कर दो, जल्दी। उसकी आवाज़ में सख्त तनबीह और ताकीद को महसूस करते ही मैं तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और लपक कर पिस्तौल उठाकर बाहर की जानिब चला। अब मुझे बाहर कोई ख़तरा नज़र न आया, लेकिन ख़तरा बहरहाल कहीं भी मौत की घात लगाए छुपा हुआ ज़रूर था। मैं पलटा और पहलू के ज़ख्म के बावजूद मैं बक्सा खींच खांच कर बाहर लाया और उसे अपने बाएं कंधे पर टिका कर दंबाले के करीब पहुंचा। इस मुशक्क़त से एक बार फिर मेरे दाएं पहलू के ज़ख्म से पुरदर्द टीस उभरी, लेकिन मैंने परवाह न की।
स्काई बर्ड समंदरी लहरों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामजन था। तेज़ हवाएं मुझे असेबी शोर मचाती महसूस हुईं। मैंने बक्सा समंदर में फेंक दिया। मुझे लगा जैसे मैंने अपने जिस्म का ही नहीं, रूह का भी बोझ उतार फेंका हो। वो मनहूस बक्सा आनन फानन तहयाब हो गया। उसे समुंदर बुर्द करने के बाद मैं खुद को यकायक ही हल्का फुल्का महसूस करने लगा। ज़मीन पर एक बड़ा बोझ था, लेकिन वो आज उतर गया था। मैं चंद लहजों तक वहीं खड़ा समंदरी लहरों को तकता रहा। जहाज आगे बढ़ा जा रहा था, फिर मुझे मायरा का ख्याल आया। मैं फौरन पलटा ही था कि अचानक कहीं करीब से ही क्रह अंदाज की टी टी सुनाई दी। इसके बाद कोई जैसे सिखलाई हुई आवाज़ में बोला, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर इज़ हेयर, कैच हिम। अजनबी अजनबी, कोई अजनबी है यहाँ, पकड़ो इसे। मैं बुरी तरह बिदक गया। देखा मेरे सर पर वही रंगीन परों और सुर्ख नीली चोंच वाला बड़ा सा तोता मंडलाता फिर रहा था, जो कप्तान जेफरीसन का पालतू था। मैं फ़ज़ा में अपने दोनों हाथ हिलाकर उसे भगाने की कोशिश करने लगा, मगर वो खुद ही पलट गया और जहाज़ के इस हिस्से की तरफ उड़ता चला गया जिधर कप्तान का रिहायशी कैबिन था। ये बोलने वाला तोता था। यकीनन इसकी ये ट्रेनिंग कप्तान ने ही इसे दी होगी, या फिर तोता पहले ही से तरबियत याफ्ता था। मैं जल्दी से गोदाम की तरफ दौड़ा, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। क्या देखता हूँ, मायरा जैसे मेरी ही मुंतज़िर थी, और ये सुनने के लिए भी कि मैं वो मनहूस बक्सा समंदर बुर्द कर चुका हूँ या नहीं। फिर जैसे ही मैंने उसे यह बताया, उसका सर एक तरफ ढलक गया। मेरे अंदर रूह तक अजियत की टीस उठी और मेरा दिमाग चकरा गया। इतनी सी रफ़ाकत, इतनी सी मुद्दत का याराना, बस औक़ात क्यों ऐसा लगता है जैसे बरसों का रहा हो। आह! इस कदर मासूम और बहादुर खूबसूरत लड़की का ये अंजाम मुझे अंदर से झेरों झेर करके रह गया। उसका खून काफ़ी बह गया था। उसने इस कदर ज़ख्मी होने के बावजूद मेरी जान बचाने के लिए बम्बलदास पर छलांग मारी थी। शायद इसी सबब उसका ज़ख्म खुल गया था और खून ज़्यादा बहने का सबब भी यही रहा हो। न जाने कैसे और किस जज्बे तले अब तक उसने खुद को संभाला दे रखा था, वरना मेरी हालत भी नागुफ्ता हो रही थी। मुझे यकीन था कि उस पालतू तोते ने कप्तान को जाकर अपने अंदाज से खबर की होगी, लेकिन दिल नहीं मानता था कि वो उसकी सुनकर यहाँ चला आएगा। अलबत्ता दुश्मनों के यहाँ पहुँचने की किसी वक्त भी उम्मीद की जा सकती थी। मैंने ज़ेगान और मायरा की लाशें भी ज़रा देर बाद निहायत राजदारी से समंदर बुर्द कर डालीं। समंदर के सफ़र का यही असूल था और मैंने वही किया था। फर्श खून आलूद हो रहा था, इसे मैंने पोंछ डाला। इसके बाद मैं तेज़ी से इस गोशे की जानिब बढ़ा जिधर से हमने ब्लैक स्टोन का बक्सा उठाया था। उसकी खाली जगह पर मैंने ऐसा ही एक दूसरा बक्सा खिसका कर रख दिया। अब बादियों नज़र में ये पता नहीं चल सकता था कि यहाँ से बक्से को हिलाया भी गया होगा। ये सब मैंने इसीलिए किया था ताकि ब्लैक स्टोन के समंदर बुर्द होने का राज उन पर देर से आश्कार हो, जब तक ये आगे निकल चुके हों, क्योंकि बाद में समंदर में एक छोटे से बक्से को तलाशना उनके लिए नामुमकिनात में से हो जाए। ये ऐसे ही होता जैसे भूसे में सुई को तलाशना। इस सारी मुशक्क़त से मेरे ज़ख्मी पहलू का दर्द बार बार बढ़ता रहा। एक बार तो मुझे लगा जैसे उस इस दर्द ने मुझे निढाल सा कर दिया हो। यूं अब कि मैंने ज़रा ठहर कर अपने ज़ख्म का जायज़ा लिया कि कहीं मेरा भी तो खून नहीं बह रहा। खून बह रहा था, लेकिन बहुत कम कम। मैंने एहतियातन अपनी बाकी मांदा कटी फटी शर्ट का एक और टुकड़ा चीरा और ज़ख्म पर लपेट दिया। इन कामों से मुतमईन होकर मैंने वापसी की ठानी और नहायत मोहतात अंदाज के साथ गोदाम से बाहर निकल आया और मोटे रस्सों से बंधी और दंबाले से वस्ती हिस्से की जानिब छुपता छुपाता हुआ आ गया। जहाज़ के इस गोशे को मैंने पहले ही जांच रखा था। ये मेरी वापसी के मंसूबे का हिस्सा था, क्योंकि इधर एक मोटे मोटे रस्सों से बंधी लाइफ बोट झूल रही थी। मैंने चाकू की मदद से लाइफ बोट को संभाले हुए रस्से काट दिए और लाइफ बोट समंदर में उतरी। साथ ही मैंने भी छलांग लगा दी। रात की तारीकी, समंदरी शोर और नज़रों से ओझल होता स्काई बर्ड, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। मगर मायरा मांझी की मौत ने मुझे अफसुर्दा भी कर रखा था। मेरी रबड़ की कश्ती अब बेकरां समंदर की लहरों के सपुर्द थी। मुझे अपनी मंजिल का क्या पता था। मैं कोई जहाज़रां या मल्लाह तो था नहीं कि समत वगैरह का कुछ अंदाज़ा कर पाता। बस खुद को तकदीर के हवाले कर दिया। मेरा एक बड़ा मिशन पूरा हो चुका था। फौजिया की याद दिल में थी, ताहम फासलों का मैं कुछ अंदाज़ा करने की कोशिश करता रहा।
مجھے یاد تھا اسکائی برڈ کو جیٹی نمبر 5 سے 3 بجے روانہ ہونا تھا، لیکن وہ کافی لیٹ روانہ ہوا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ شام ڈھلے روانہ ہوا تھا اور ہم نے یہ مشن روانگی کے 2-3 گھنٹوں میں نمٹایا تھا۔ اس اندازے سے مجھے لگا کہ جہاز ابھی تک خلیج بنگلہ کی ہی حدود میں تھا یا پھر بحیرہ ہند یا عرب میں داخل ہو چکا ہوگا۔ میں فوزیہ کی کامیاب تلاش اور کالی لہر والے اہم مشن، اس کے بعد بمبورگا کو نابود کرنے کے بعد اپنے ان اعلیٰ مقاصد سے عہدہ برا ہو چکا تھا۔ لیکن انسانی زندگی بھی تفکرات کا مجموعہ ہے۔ ایک فکر سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری تیار ہوتی ہے۔ اب مجھے اپنی اور فوزیہ کی فکر ستانے لگی۔ فوزیہ تو چلو محفوظ مقام پر تھی، لیکن میرا ابھی کچھ پتہ نہ تھا کہ میری یہ کشتی کس ساحل سے جا لگتی ہے۔ پھر یہ بھی کیا معلوم تھا کہ ساحل ملتا بھی ہے یا نہیں۔ رات کی تاریکی اور بے کراں سمندر میں محض ایک چھوٹی سی کشتی میرے اندر اب ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ جوش میں چلتے جہاز سے اتر تو آیا تھا، لیکن اب احساس ہو رہا تھا جیسے میں نے کچھ زیادہ ہی جلد بازی سے کام لے لیا تھا۔ مجھے وہیں کہیں چھپے رہنا چاہیے تھا، اور جیسے ہی جہاز کسی ساحل پر لنگر انداز ہوتا، میں نکلنے کی کوشش کرتا۔ کم از کم کسی آبادی یا زمین پر تو پہنچ ہی جاتا۔ میرے دائیں پہلو کے زخم کا درد کچھ کم تھا، لیکن کبھی کبھی اس میں شدت آ جاتی جو لامحالہ مجھے برداشت ہی کرنا پڑتی۔ اب یہاں تو معاملہ ہی ایسا تھا کہ خشکی تو دور کی بات تھی، مجھے سمت کا ہی تعین نہ ہو پا رہا تھا۔ کشتی میں چپو موجود تھے، لیکن میں ان کا کیا کرتا؟ سمت کا علم ہو تو انہیں حرکت میں لاتا۔ میں نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ تارے چمک رہے تھے اور موسم ٹھیک تھا۔ میں نے سنا تھا بعض تجربہ کار جہاز راں ستاروں کو دیکھ کر بھی سمت کا اندازہ قائم کر لیا کرتے ہیں، لیکن مجھے ایسا کوئی تجربہ نہ تھا۔ میں تو بس تن بتقدیر تھا اور خود کو قسمت سمیت سمندری لہروں کے سپرد کر رکھا تھا۔ ایک بار جی میں تو آئی کہ چپو چلانا شروع کر دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اچھا بھلا کسی ساحل کے قریب ہوتے ہوئے دور ہی نہ نکل جاؤں۔ اب بھی کچھ پتہ نہ تھا، کسی جہاز، کسی مدد کے سر دست کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی پہلی بار میرے اندر ہولناک خدشات ابھرنے لگے۔ کہیں ایسا تو نہیں میں گہرے پانیوں کی طرف نکلا جا رہا ہوں؟ میرے پاس تو زاد راہ کے نام پر ایک دانہ بھی نہ تھا۔ سمندر کا پانی میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مجھے جلد ہی کوئی ساحل یا مدد نہ ملی تو میں بے رحم موت مارا جاؤں گا۔ مان آسمان پر ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ میں سمجھا کہ شاید موسم خراب ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک ہوائی جہاز تھا۔ اس کی ننھی منی سرخ نیلی بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ میں نے حسرت سے اسے دیکھا اور دل میں سوچا، کس قدر آرام اور مزے سے ہوائی جہاز میں لوگ بیٹھے کھا پی رہے ہوں گے اور گپے ہانک رہے ہوں گے۔ ایک میں تھا کہ ہیبت ناک سمندر میں بے یار و مددگار، بے خانماں اور بے منزل تھا۔ تب ہی مجھے اللہ یاد آیا۔ میں نے دل ہی دل میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ رب سے اپنی خیر و عافیت کی دعا مانگی اور خاموش بیٹھ رہا۔ میری کشتی لہروں کے سہارے بہے چلی جا رہی تھی۔ میں تھکا ہوا تھا اور بے آرام بھی۔ کشتی کے کونے سے ذرا پشت ٹکا کر لیٹ گیا تو نیند ہی آ گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔